आज़ादी की बात करते हैं तो 1947 से पहले की बात करते हैं। थोड़ा सा वक्त 1947 के बाद का भी जायज़ा लें आप, तो मुसलमानों को क्या मिला। जैसे ही आज़ादी मिली, जैसे ही 1947 का जश्न हमने ख़त्म किया, हम अपनी आज़ादी मनाने के बजाय, हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करने के बजाय, हम अपने हुकूक़ के लिए लड़ना शुरू कर दिया। हमने मांगने लगे, हम शुरू से ही हम मांगने लगे कि हमारी ज़बान बचा लीजिए। 1947 से ही शुरू हो गया कि उर्दू बचा लीजिए, हमारी एक मुसलमान यूनिवर्सिटी है उसको बचा लीजिए, हमारा पर्सनल लॉ है उसको बचा लीजिए। और अब तो हम मस्जिद भी बचाने की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे मदरसे भी बचा लीजिए। तो अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद हमको ये सब चीज़ें मांगनी पड़ गई, और पिछले 70 साल से हम ये मांगते ही जा रहे हैं। और अब तो कुछ स्टेट्स में ऐसा हो गया कि हम तो जान और माल की हिफाजत भी मांग रहे हैं। तो ये आज़ादी के बाद मुसलमानों को जो मिला वो बड़ा तशवीशनाक पहलू है कि एक बड़ी कौम जिसकी, जैसे सजाद साहब ने कहा, जिसकी सिटीज़नशिप का पे कोई शक नहीं, उसको 70 साल से फिर अपनी चीज़ें, अपने हुकूक़ मांगने और उनके सर्वाइवल की फ़िक्र में लग गए। तो ये एक बड़ा अजीब अलमिया है। और इसी वजह से जो हमने लिखा भी, सरदार जाफरी ने लिखा था, ये आज़ादी के 30 साल बाद किया है, वतन है खाके वतन ये भी तुझे दे देंगे, बच गया है जो लहू अब के फसादात के बाद। तो ये हालत हो गई पोस्ट 1947। पॉलिटिकली जहाँ पे कास्ट लीडरशिप को सेलिब्रेट करने लगे हम, कोई दलित लीडर आई तो उसको हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना, कोई वोकलिगा लीडर आया ऊंचे कास्ट से तो उसको हमने बहुत बड़ा लीडर माना, कोई यादव लीडरशिप आई तो हम सेलिब्रेट करने लगे उसको, और मुसलमान लीडरशिप हमने वापस दे दी। आप से मैं ये सवाल करूं कि मौलाना आज़ाद के बाद अगर आप मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ढूंढें तो आपको क्यों नहीं मिलती। वो जो मुस्लिम लीडरशिप 1947 से पहले थी वो हमने वापस क्यों दे दी 47 के। उसके बाद तो हमारे लीडर हो गए दिग्विजय सिंह और मुलायम सिंह और लालू प्रसाद। तो ये जो चेंजेस आए आज़ादी के बाद, उस पर भी हमारी नज़र जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अब ये बात तो हो गई आज़ादी के बाद की, और अब जो हमारे पास मसले हैं वो हमको एक बुनियादी बात की याद दिलाते हैं कि आज़ादी की जंग कभी ख़त्म नहीं होती। जहां आपने वो जंग लड़ना बंद किया तो आपकी आज़ादी वापस चली। तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है फ्रीडम का, खुसूसन उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में नहीं होते, जो वैसे भी मार्जिनलाइज्ड होते हैं या जिसको वल्नरेबल कहते हैं। तो ये जंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस जंग में हमें क्या करना चाहिए, इस जंग में हमारी लीडरशिप कौन देगा। एक का दुक्का जो लीडर निकल के आता है उसकी आप हालत सोचिए कि उसको फिर हम फौरन ये कहने लगते हैं कि ये क्यों लीडरशिप कर रहा है, ये हैदराबाद से निकल के बिहार और यूपी क्यों चला जाता है, ये बंगाल में वोट क्यों काट रहा है। तो लीडरशिप का जो सवाल है वो हम सीरियसली क्यों नहीं लेते। जिस लीडरशिप को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े मुसलमान लीडर थे 1947 से पहले, और 1947 के बाद अगर आएंगे तो हम उसको मना कर देंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कर्नाटक में नहीं करेंगे, हम गुजरात में नहीं करेंगे, हम बिहार में नहीं करेंगे। तो ये एक अजीब मसला है जिसका समझना बड़ा मुश्किल है, और शायद कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो पॉलिटिकल इश्यूज़ में वो इसका जवाब दे सके। अब मैं आपको वापस ले चलूँ, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने 1747 की बात की। मैं बताना चाह रहा था आपको, और ये मोहम्मद अनीसुद्दीन साहब आज आ नहीं पाए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा है और उसमें उन्होंने एक जो जिक्र किया है वो हैदराबाद के एक साहब का बड़ा नुमाया जिक्र किया है। उसमें उनका नाम था
गौहर अली खां सिद्दीकी। गौहर अली खां सिद्दीकी ने यहीं पुरानी हवेली से 1800 ईस्वी में, एक्चुअली 1798 में, उन्होंने पहली बार, जब कहीं मुल्क में ये बात नहीं हो रही थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक फ़ौज बनाई, अपने बाप की मर्जी के खिलाफ, और 1 लाख लोगों की फ़ौज लेके वो लड़ पड़े। तो वो पहली अगर आप जंग देखें तो वो बिल्कुल यहीं से निकलती है, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये वॉर्न करते हुए लोगों को कि देखिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी है, उसके आप बहकावे में ना आए, ये बाद में जाके बड़ी डेंजरस साबित होगी। तो उन्होंने वो फौज भी खड़ी की और लड़ाई भी की। इसीलिए शायद शायर ने कहा था कि इसी जगह, इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह, इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। तो वो 200 साल के बाद हुआ। उसके बाद जो 2 बड़े नाम जिनका आप जिक्र सुनते रहते हैं, वो हैदराबाद की सरजमीन से मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रेबाज खां, इनके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन ये एक साहब थे, सिद्दीकी साहब, जिन्होंने इस बात की शुरुआत की थी। अब मैं फिर आपको कि मुसलमानों का रोल जो आज़ादी से पहले था, वो क्या रोल आज़ादी के बाद, वो किस तरह से बदल के आता है। क्या मुसलमानों का रोल आज़ादी के बाद वाकई ख़त्म हो जाता है? आप अगर देखें तो बिजनेस में बड़े बिजनेसेस 2-4 मिलेंगे आपको जो मुसलमानों के, वो तो ज़्यादातर ख़त्म हो गए। तो उस वजह से वहाँ पे हमें नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो रोल कुछ था नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेकिन अगर आप हमारी छोटी सनदों को देखें, मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को देखें, तो अब भी हम हैं 14%, और जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है उसमें भी मुसलमानों की तादाद, मिल्कियत 14% है। मैं क्यों इस बात को अंडरलाइन करता हूँ? क्योंकि ये सबसे मुश्किल सेक्टर है। बड़ी कंपनी चलाना बड़ा आसान है, आप चलाइए, नहीं चली तो आप इंग्लैंड भाग जाइए पैसे लेके, या जमैका चले जाइए, या जहाँ पे भी मेहुल चौकसी और विजय मल्ल्या चाहते हैं। छोटे जो इदारे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं, और ये छोटे इदारों में मुसलमानों का रोल बहुत बड़ा रहा है। किस वजह से रहा है? क्योंकि ये छोटे इदारे हैं जो हमारी 60% एक्सपोर्ट के जिम्मेदार हैं। तो मुरादाबाद, अलीगढ़, फैज़ाबाद, जहाँ से भी आप देखते हैं, वो ज़्यादातर ये मुसलमान इलाके हैं जहाँ से हमारा रोल बड़ा नुमायाँ होता है। सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, आप देखिए कि पहली जो फिल्म बनती है आज़ादी पे, अंग्रेज़ों के रहने के वक्त, उतनी डेंजरस टाइम पे पहली फिल्म दिलीप कुमार बनाते हैं, शहीद, और वो बिल्कुल यानी आज़ादी की फिल्म है। बाकायदा उस पर पुलिस काम करती है, वो बच जाते हैं क्योंकि उसके कुछ दिन बाद आज़ादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद हैदराबाद से अयूब भाई बैठे हैं, अयूब भाई ने कुछ दिन पहले हमको याद दिलाया कि हैदराबाद की एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टेबल टेनिस में। अयूब भाई हैं यहाँ पे। अयूब भाई, आपने हमको याद दिलाया था कि हमारी जो पहली टेबल टेनिस चैम्पियन थी वो हैदराबाद की थी, सईदा सुल्ताना। स्पोर्ट में आप देखिए कि क्रिकेट के तो बड़े सारे नाम हैं, लेकिन जब कोई शब्बीर अली इंडिया को फुटबॉल में जिताते हैं, या अब्दुल बासित वॉलीबॉल में इंडिया का नाम आगे करते हैं, तो ये सब वही तो था। ये सब नेशनल स्पिरिट तो थी। इंडिया को बनाने में इनका जो रोल था, ये बहुत बड़ा रोल था। और अब भी जब कोई सिराज या वो फातिमा बॉक्सिंग करती हैं, तो वो एक इंडियन नेशनल स्पिरिट को ही तो आगे बढ़ाती हैं अपनी गरीबी से। सानिया मिर्ज़ा जब एक वर्ल्ड नंबर 1 हो जाती हैं 4 साल के लिए, तो इंडिया को टेनिस में, जो सिर्फ अमीरों का खेल है, वो इंडिया को रेस्पेक्ट करने लगती है।
पॉलिसी मेकिंग में तो बहुत सारे नाम हैं, कुछ जो चंद नाम जो जिनको आप जानते हैं, मैं सिर्फ चंद ले रहा हूँ क्योंकि वो सब हैदराबाद से होते हैं। आबिद हुसैन साहब जिन्होंने स्मॉल स्केल सेक्टर और इंडिया की ट्रेड पॉलिसी लिखी शुरुआत से, खुसरो साहब जिन्होंने सारी एग्रीकल्चर पॉलिसी लिखी, कासिम साहब थे ओशियानोग्राफी के, फिर मौलाना ने भी अब्दुल कलाम का नाम लिया, रशीदुद्दीन खान ने इंडिया बनाया, रशीदुद्दीन खान ने रीऑर्गेनाइज किया था स्टेट्स को। तो अगर आप देखें तो पॉलिसी मेकिंग में भी आज़ादी के बाद एक बड़ा रोल रहा है। और इस किताब को जो मौलाना ने कहा उसको हम अगर वाकई सीरियसली लिखें तो ये रोल भी सामने निकल के आएगा कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन ख़त्म नहीं कर दिया था जब पाकिस्तान बन गया, हमने कंट्रीब्यूशन जारी रखा और बड़े चैलेंजेस के साथ जारी रखा। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि अब जो कॉन्टेम्प्रेरी हालात हैं उसमें हमें एक नया रोल अदा करना है, और ये सोच के अदा करना है कि हमने आज़ादी के बाद भी उतनी सैक्रिफाइसेस दी जितनी पहले दी। वो जंग हुई पाकिस्तान की, उसमें सारे नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जासूस करार दिए गए, दिलीप कुमार भी उसमें शामिल थे, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। उसका जो इंटरनल नतीजा निकला उससे मुसलमानों पे बड़ा नेगेटिव असर हुआ। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, सारे आसाम में आज तक उसका मसला है और उसको लेके इंडिया भर में। तो ये जो नई जंग है उस जंग के हर पहलू को समझना है, और उस जंग को लड़ने के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है। मैं ख़त्म इस बात से करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मायूसी या सेल्फ पिटी है उसकी तो कोई जगह ही नहीं है, ना हिंदुस्तानी होने के हैसियत से, ना मुसलमान होने की हैसियत से। वो एक और शायर ने कहा था कि मैंने आँखों में जला रखा है आज़ादी का तेल, मैंने आँखों में जला रखा है आज़ादी का तेल, मत अंधेरों से डरा रख, मत अंधेरों से डरा रख कि मैं जो हूँ सो हूँ। तो हमें ये बार बार कहना है कि हमारा रोल एक मुसलमान होने की तहत, एक हज़रत इब्राहिम की औलाद होने के लिए, कि हमें ये ऐलान करना है कि वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। शुक्रिया, थैंक यू।